नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे नीदरलैंड से। आज वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर के बाल साहित्य के कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित सभी साहित्य मनुष्यों, प्रबुद्ध साहित्यकारों का स्वागत करती हूँ। साथ ही आज हमारे साथ आभासी पटल से जुड़े हमारे दर्शकों का भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। भारत में मौखिक और लिखित बाल साहित्य की एक समृद्ध विरासत है। बाल साहित्य के अंतर्गत वह समस्त साहित्य आता है जिसे बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर लिखा गया हो। बाल साहित्य कहानियों, कथाओं के माध्यम से हम हमारे बाल पाठकों को हमारी संस्कृति, भाषा और इतिहास से जोड़ते हैं। हिंदी में बाल साहित्य का एक बड़ा स्रोत पंचतंत्र की लोक कथाएं हैं। वैसे तो हम हमारे नाना नानी, दादा दादी से भी लोक कथाएं, कहानियां सुनते आए हैं। तो सबसे पहला स्रोत तो हमारे पूर्वज ही हैं, जिनके द्वारा हमें बाल साहित्य प्राप्त होता है। बाल गीत कविताओं में महाराणा प्रताप का घोड़ा, चेतक की कविता, झांसी की रानी की कहानियां बच्चों को हमेशा से प्रेरित करती आई हैं। हिंदी में बाल साहित्य का क्षितिज व्यापक और विविध वर्णी है। आज हमारे कार्यक्रम का विषय बाल साहित्य के विविध आयाम पर हम विचार विमर्श करेंगे। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो अतिथि हमारे साथ मंच पर उपस्थित है, उनमें से सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी। आप वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं, शिक्षाविद हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बाल साहित्य के विविध आयाम के विशेष प्रवर्तक के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार, कवि व आलोचक। आपने अनुवाद के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त है। आप काफी समय से बाल भारती में स्तंभकार के रूप में जुड़े रहे हैं। आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे साथ उत्तराखंड से आदरणीय मोहन जोशी गरुड़ जी जुड़े हैं। आप वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं। कुमाऊनी में भी आप लिखते हैं और हिंदी में भी आप लिखते हैं। अभी हाल ही में आपने ऋग्वेद का कुमाऊनी भाषा में भावानुवाद किया है। आप एक शिक्षक हैं और हर सप्ताह आपका बाल साहित्य पर एक कार्यक्रम जाता है। आपने बाल साहित्य की एक पत्रिका शुरू की है, ज्ञानार्जन, जो मासिक पत्रिका है। इसकी विशेषता यह है कि इस पत्रिका में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और किसी भी जगह के कहीं भी रहने वाले शिक्षक व विद्यार्थी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मीना अरोड़ा जी, जो बाल साहित्यकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध व्यंग्यकारा है। आपकी अनेक बाल कविताओं पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, व्यंग की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपको कई साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित रहेंगी इंदौर से वरिष्ठ साहित्यकार व वरिष्ठ पत्रकार और शुभ संकल्प संस्था की संस्थापक डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी। आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप अनेक साहित्यिक व समाज सेवी सम्मानों से सम्मानित है। आदरणीय अभी आई नहीं है, कुछ ही देर में आ गई हैं, कुछ ही देर में नहीं हमारे साथ उपस्थित है और हम उनको भी बुलाते हैं। आदरणीय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप बिल्कुल सही समय पर उपस्थित हुई हैं। आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी के उद्बोधन शब्दों से। आदरणीय, मैं आपको सादर अभिवादन के साथ मंच पर उपस्थित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के शुरुआत के लिए। आदरणीय, आपका स्वागत है, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे जी।
पटल पर उपस्थित बाल साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान, विदुषियां और इस कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर देख रहे बाल साहित्य के शुभचिंतकों, आप सबकी उपस्थिति को मैं नरेंद्र सिंह निहार दिल्ली भारत से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का, और आभार दर्शन करता हूं डॉक्टर रितु शर्मा जी का कि बाल साहित्य को लेकर आपने वैश्विक स्तर पर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इसकी संकल्पना की, इसको साकार रूप दिया। और जहां तक बच्चों की बात है, विश्व के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप हैं। उनकी कोमल भावनाएं, उनकी परिकल्पनाएं, जैसा आपने कहा कि दादी नानी से शुरू होता है, मौखिक से लिखित की तरफ बाल साहित्य आया। तो ये जो बच्चों के मन में अपने परिवेश को लेकर और अपने देश, समाज, संस्कृति को लेकर जो कोमल कोमल भावनाएं हम जिस साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसी को बाल साहित्य कहा जाता है। रितु जी, इस कार्यक्रम में समस्त विद्वान विदुषियों का पुनः हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। आदरणीय सादर आभार आपके उद्बोधन शब्दों के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के विषय प्रवर्तक के रूप में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी को। आदरणीय कि हम जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी है बाल साहित्य के विविध आयाम। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य सिर्फ बच्चों के मनोरंजन तक ही सीमित है या फिर बच्चों के भाषा व्यक्तित्व शिक्षण के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृपया इस पर विस्तार से चर्चा करें। जी, सबसे पहले सभी मंच पर उपस्थित लोगों को, जनों को, विदुषियों को, विद्वानों को नमस्कार। आपका हृदय से आभार कि आपने इतने कोमल परंतु बेहद आवश्यक विषय को चुना। और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा आरंभ करें, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और भारत इसमें विश्व गुरु है, इसमें दो राय नहीं। पिछले 10 से 12 वर्षों से जो योग का प्रचार प्रसार हुआ है, उससे जो फायदे अब मुखरित होकर के आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बधाई और सभी योग प्रेमियों को विशेष प्रेम। मैं सूर्यकांत शर्मा नई दिल्ली से आपके सामने उपस्थित हूँ। बड़ा गुरुतर भार है विषय प्रवृत्त कराने का, और बच्चे निश्चित रूप से सबके दिल के करीब हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विश्व में सारे बच्चे एक जैसे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विश्व में सारे बच्चे लगभग एक जैसे हैं। मैं ऐसा यूं कह सकता हूं क्योंकि मैंने विभिन्न देशों में जाकर के भारत सरकार की ओर से विश्व पुस्तक मेलों में फ्रैंकफर्ट, लंदन, न्यूयॉर्क, शारजा, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा से मैं सब जगह गया हूं और मेरा विशेष ध्यान रहा कि क्या बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या उपलब्ध है, क्या हमारे देश में है। और तब मन में कई दफा आता है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लगभग अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें हम सबसे युवा देश हैं। अब युवा की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं। बच्चों की जो परिकल्पना है, जो बालक वर्ग या युवा वर्ग लगभग मिला जुला है, जिसमें 0 से 3 वर्ष, फिर 5 वर्ष, फिर 5 से 8 वर्ष, फिर आपका 14 वर्ष और फिर लगभग 19 वर्ष तक। ये नौनिहाल से लेकर के, शिशु साहित्य से लेकर के और आपके बाल साहित्य, फिर किशोर साहित्य, फिर युवा साहित्य पर बात आती है। आपका प्रश्न था, अगर आप दोहरा दें तो और अच्छा रहेगा। रितु जी, अगर आप अपना प्रश्न दोहरा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, मेरा था कि बाल साहित्य क्या सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है या फिर ये बच्चों के मानसिक विकास और शिक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा रखता है। जी, ये दोनों ही चीजों को कवर करता है। बाल साहित्य में खेल खेल में सीखने की बात होती है,
सबसे बेस्ट मेथड अगर आप देखें भाषा को जानने के लिए तो भी गीत, पहेली, संगीत के माध्यम से नर्सरी राइम्स आपने हमने सब में पढ़ी होंगी, बच्चों ने भी पढ़ी होगी। तो बाल साहित्य जो है एक देखा जाए तो बच्चों का आईना है। किसी भी देश का बाल साहित्य ये बता सकता है कि उसके बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है, उसके बच्चों का मानसिक स्तर क्या हो रहा है, उनके बच्चों का जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, वो कहाँ जा रहा है, और वो बच्चे आगे जाकर के समाज में क्या योगदान कर सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये युवा भारत है, यहाँ पर हमारी शिक्षा नीति में भी चेंज आया। हमारे जो मातृभाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं हैं, उनको भी प्रतिमान्यता दी गई और उनकी भाषा यानी कि स्थानीय भाषा को भी महत्व दिया गया नई शिक्षा नीति में। ये बात दीगर है कि उसमें ये एक सैद्धांतिक स्थिति रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ गुंजाइश है व्यवहारिक तौर पर इसे लागू करने की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि स्थानीय भाषा, मातृभाषा और कनेक्टिंग लैंग्वेज और राजभाषा, इन सब का एक संवाद स्थापित हुआ शिक्षा में। बच्चों की भूमिका पर भी अब जोर डाला गया। भारत सरकार के अगर संस्थानों की बात करें तो प्रकाशन विभाग है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है, अलग अलग जगह हैं। निजी प्रकाशकों की बात करें तो वो वहां मैं गुरेज करना चाहूंगा, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे देश में बहुत अच्छी किताबें छपती हैं, बहुत बढ़िया किताबें छपती हैं, क्वालिटी वाइज छपती हैं। विदेश के लोग यहाँ आकर के अपनी पुस्तकों को छापना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर लागत कम आती है। लेकिन हमारे यहाँ जब बाल साहित्य को हम आगे लेकर के जाते हैं तो मुश्किल आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बाल साहित्य को आगे ले जाने के लिए मार्केटिंग स्टाफ की जरूरत होती है। आपने ये तो सुना होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन इसमें मैं एक चीज आज और जोड़ देता हूं। मैं सोच रहा था, मार्केटिंग वालों के बारे में मेरा लंबा अनुभव है, लगभग 45 साल का अनुभव है मेरा, कि गिद्ध दृष्टि, बकुल चेष्टा, ये मार्केटिंग वालों के लिए कहा जाता है। उसे पता है कि कौन सी किताब कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से कैसे बिकेगी, सरकारी हो या निजी हो। लेकिन वो मार्केटिंग स्टाफ, वो गिद्ध, कुछ तो प्रकृति के गिद्ध मारे गए, तो जो प्रकृति की जो शोधन था वो खत्म हुआ, और आपके प्रकाशन जगत के अंदर मार्केटिंग का स्टाफ नहीं रहा। तो मैं इन सब चीजों को सोच करके बता रहा था, गिद्ध दृष्टि सुंदर सृष्टि, क्योंकि गिद्ध सारी चीजों को सफाई करता था और सृष्टि को सुंदर बनाता था। लगभग वही स्थिति मार्केटिंग की थी। वो अपने दाव पेच से, बाजार से लड़ भिड़ करके पुस्तकों को न केवल देश विदेश कोने कोने पहुंचाते थे, वरन विदेशों में भी। लेकिन मार्केटिंग स्टाफ आपका लगभग नगण्य है। और अगर सरकारी क्षेत्रों में तो ये स्थिति है, और प्राइवेट में उनका चांदी का जूता चलता है, कमीशन। जिस दिन इस देश में विदेश और हमारे बीच में फर्क क्या है कि हमारे यहाँ पर मार्केटिंग स्टाफ नहीं है, उनके पास बेहतरीन मार्केटिंग स्टाफ है, रिव्यू है, पब्लिसिटी है, इलस्ट्रेशंस हैं, ये सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं जो एक किताब को सामने ला करके एक बेहतरीन शक्ल देते हैं। हमारे पास बहुत बेहतरीन कंटेंट है। पंचतंत्र का अगर आप नाम लेंगे तो शायद गीता, बाइबल या किसी भी धर्म ग्रंथ का इतनी भाषाओं में, इतनी क्वांटिटी में अनुवाद नहीं हुआ जितना अकेली एक पंचतंत्र का हुआ। तो इससे पता लगता है कि हमारे पास लेखक भी हैं, हमारे पास कंटेंट भी है, हमारे पास सभी तो चीजें हैं, लेकिन व्यवस्था को चलाने के लिए और मार्केटिंग उसकी करने के लिए हमारे पास अभी भी इस सरकार को इस पर सोचने की जरूरत पड़ती है। बाल साहित्य की जो बात आ रही थी उसमें एक जरूरी है, आपने देखा होगा विदेश नीति है, सब तरह की नीति है, लेकिन पुस्तक नीति नहीं है। और जब हम पुस्तक नीति बनाएंगे तो उसमें बाल साहित्य का भी एक अलग स्थान होगा, क्योंकि हर नीति में एक कंपोनेंट होता है। आप लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होगी, मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने बड़े बड़े संस्थानों से बतौर पत्रकार जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने इंटरव्यू क्लोज कर दिया, क्योंकि उसको वो लाइब्रेरी की जो पुस्तक और वितरण डिलीवरी एक्ट से जोड़ लेते हैं।
लेकिन मैंने कहा अब ये साहित्य, ये देश के बच्चों की भविष्य की बात है। आज आप उन्हें बेहतर साहित्य देंगे तो कल वे आपको बेहतर नागरिकता देंगे, आपको बेहतर देश देंगे, और युवाओं का देश है। तो यहां से हम वापस आते हैं और पंचतंत्र के बाद अब बात आती है, क्योंकि विषय प्रवर्तन की बात थी, मैं अब पुस्तकों के ऊपर आता हूं, उनकी समीक्षा के ऊपर आता हूं, उनके प्रचार प्रसार पर आता हूं। समीक्षाएं कम होती जा रही हैं। हिंदू है एक ऐसा पेपर है, कुछ हद तक दैनिक जागरण है, लेकिन ऐसे पेपर नहीं है जो बाल साहित्य को अलग से प्रमोट करें। ऐसी मैगजीन्स, हम बाल भारती में जब मैं था वहां प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय में, तो हम समीक्षा लिया करते थे और प्रकाशकों से लेते थे, सरकारी भी लेते थे, कुछ खुद लिख लेते थे। अगर किसी की समीक्षा खराब आई तो उसकी भी हम एडिट करके, अस्तु कोशिश ये होती थी कि बाल साहित्य किसी ना किसी रूप में पहुंचे। यही बाल भारती या आज जो दूसरी आपकी मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे जा रही हैं। कुछ तो कोरोना और कुछ बहाने। कोरोना ने आपकी बाल साहित्य को नुकसान पहुंचाया। किस चीज में नुकसान पहुंचाया कि आप उसे भेज नहीं पाए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वजह से। लेकिन उसके बाद जो चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि हमारा जो देश है अब ये बदलता हुआ देश है, यहां पर लोकतंत्र और मैच्योर हो रहा है, यहां पर हम लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। जब ग्लोबल से ग्लोबल होते हैं तो एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है, परिवर्तनशील स्टेज होती है, वहां पर बच्चों के साहित्य की और आवश्यकताएं होती हैं। और जब हम साहित्य में बात करते हैं तो पुस्तकों तक नहीं रहते हैं, अब डिजिटल भी है, अब आपका ओटीटी भी है, ओवर द टॉप कंटेंट, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। तो इन सब को देखते हुए ये मनोरंजन की डोज भी है, शिक्षा की डोज भी है ऋतु जी, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत जिम्मेदार साहित्य लिखना होगा। आजकल एक कमी और आ रही है कि जो अब बड़े बड़े जो पब्लिशर हैं वो राइटर को समझते नहीं है, उसकी किताब ले लेंगे, उसका कॉपीराइट भी ले लेंगे, उसे रॉयल्टी भी नहीं देंगे। विदेशों में ऐसा नहीं है। किसी पब्लिशर का मैं ये नाम नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उसमें उस पब्लिशर विशेष की पब्लिसिटी हो जाएगी और इससे मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन वो 26 जगह पर अपने ऑथर्स को इंडिया में रॉयल्टी देता है। अगर रिव्यू आता है, अगर वो पब्लिसिटी करता है, पोस्टर करता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, उसके बारे में कहीं उदाहरण देना है, इस तरह के 26 पॉइंट है जिस पर ऑथर को रॉयल्टी दी जाती है। कितने ऐसे निजी प्रकाशक हैं जिन्होंने कभी प्रसार संख्या बताई हो, या ये भी एक सरकारी संस्थानों में अगर चीजें आती हैं तो वहां मार्केटिंग का स्टाफ नहीं। अब पुस्तक मेले जो हुआ करते थे वो कम हो रहे हैं, अगर होते भी हैं तो उसमें उपस्थिति कम है। अब इसमें क्या होना क्या चाहिए कि जो ओटीटी है, डिजिटल पर आइए, आप पुस्तकों से हटकर डिजिटल पर चले जाइए, पुस्तकों को भी साथ में प्रमोट करिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए, मेरा ये मानना है। इसके अलावा अगर हम चलें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अपनी कोशिश रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस ज्यादा मानी जा रही हैं, दोषारोपण प्रत्यारोपण ये सब चीजें चल रही हैं। कहीं ना कहीं बाल साहित्य के लिए हमें कोई ना कोई सरकार या हम लोग एक ऐसा, जैसा ये मंच से आज हम इस बात को कह रहे हैं, और विद्वान भी मैं चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है, अगर उचित समय मेरी बात को तर्क संगत समझें, युक्ति संगत समझें, तो आप जरूर इस पर प्रकाश डालिएगा। तो बात ये आ रही है कि अगर हम अपने साहित्य को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें पब्लिसिटी के माध्यम, मार्केटिंग के माध्यम रखने पड़ेंगे, आपस में संवाद बताना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक पुस्तक नीति बना करके निजी प्रकाशकों को भी उससे बांधना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो लेखक कांटेक्ट में आता है वो निजी प्रकाशकों के आता है। जो बाल साहित्य है वो निजी प्रकाशक अपने तरीके से स्कूलों में जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं और जगह जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जहां हमारी भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए। ये लेखकों की भी राय होगी, कुछ मुखरित नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जरूर महसूस होता है। मेरा अपना अनुभव रहा है, अगर लेखक की किताब छप गई तो उसे प्रसारण संख्या नहीं बताएंगे,
कितनी बिकी ये नहीं बताएंगे, और भी 10 तरह की इसमें समस्याएं आती हैं, जबकि किताब बिकती है। क्योंकि हर साल मैं एनसीईआरटी में भी रहा, वहां मैंने पाठ्य पुस्तकों को देखा, जनरल बुक्स को देखा, फिर आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय में मैंने अपना प्रयास किया। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, इसलिए कि ये जरूरी है, इसमें आत्म प्रवंचना, सेल्फ प्रमोशन नहीं है। बाल भारती 6000 कॉपियां आया करती थी। याद कीजिएगा, 1948 से ये पत्रिका लगातार चल रही है। 4 आने की होती थी, 54 की। और एक समय में एक कैफियत कमेटी बैठी, किफायत कमेटी बैठी, इकोनॉमी कमेटी, जिसने कहा कि भाई ये तो महंगी पड़ रही है। तब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, उन्होंने इसे बचाया और 25 पैसे को 1 रुपया लेने में 33 वर्ष लगे। आज वो मैगजीन 15 रुपए की है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। इस मैगजीन की प्रसार संख्या 6000 थी। हमने जितने भी आईएएस और जितने मंत्री थे, सब लोगों से बातचीत करके, मीडिया से बात करके इसे 2.25 लाख तक पहुंचाया। वहां पर यह आया कि ये तो सरकारी स्कूलों की मैगजीन है, पब्लिक स्कूल ने उसको उतना प्रेशर नहीं दिया। आप सोचिएगा कि बाल साहित्य में भी ऐसी कोई चीजें, ऐसे हमें मापदंड अपनाने पड़ेंगे जहां पर हिंदी या अंग्रेजी की पुस्तकों को जब हम बाल साहित्य में लेकर के आए तो वो पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में एक समान ली जाए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 2.25 लाख। इतनी प्रसार संख्या ना नंदन रही, ना चंपक, ना चकमक, कोई भी, किसी का भी आप नाम ले लें। लेकिन आप सोचेंगे भाई अब क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केटिंग स्टाफ खत्म। तो बाल साहित्य को अगर हमें प्रमोट करना है, जैसा कि अभी ऋतु जी से मेरी बात हो रही थी, हमारे गरुड़ जी जो हैं वो 120 पेज की मैगजीन निकालते हैं, उसमें बच्चों को सेंटर में फोकस करते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। लेकिन अब इस बात की पब्लिसिटी, इसका प्रचार प्रसार, ये किसकी जिम्मेदारी है? कहीं पब्लिक की है तो कहीं सरकार की। तो मैंने एक विषय आपके सामने रखा, और हाँ, चलते चलते एक बात और कह दूं कि समीक्षा तो होनी चाहिए। समीक्षा होगी, एक प्रश्न आता है कि क्या आलोचना भी होनी चाहिए? जब पुस्तकों के बारे में समीक्षा होगी, बातचीत होगी, परिचर्चा होगी, तभी तो आलोचना की बात आएगी। तो मैं आपके लिए फोरम आगे रखता हूं और आपसे सीखना चाहूंगा कि आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि सब नीतियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुस्तक नीति नहीं है, जिसकी बहुत कमी है। और जिस दिन पुस्तक नीति बन जाएगी, मुझे लगता है कि लेखकों और पाठकों दोनों के बीच समन्वय और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। सरकार के साथ साथ हमें भी और प्रकाशकों को भी काम करना चाहिए, ताकि सही पुस्तकें बच्चों की उम्र के हिसाब से, उनकी जिज्ञासा के हिसाब से, उनके मानसिक स्तर के हिसाब से हमारे बाल पाठकों तक हमारी पुस्तकें पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय मोहन जोशी गरुड़ जी उपस्थित है। आदरणीय, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद का भावानुवाद किया कुमाऊनी भाषा में, इसी तरह बाल साहित्य का खजाना देश विदेश में बिखरा पड़ा है। क्या हम इस खजाने को कहीं एकत्रित करके या भारत में एकत्रित करके बच्चों तक इसे सुलभ कराने के संदर्भ में कुछ कर सकते हैं? क्या इस अवधारणा को आप बल देते हैं, जिससे देश विदेश में और हमारे देश के बच्चों का और दूसरे देशों के बच्चों का आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो तथा एक दूसरे के बारे में जान सके? आपके क्या विचार हैं? मंच आपका है। धन्यवाद। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर ऋतु शर्मा जी को मुझे सहयोगित करने के लिए बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय अध्यक्ष जी सहित समस्त उपस्थित सज्जनों को, देवियों को मैं प्रणाम करता हूं
और जो सुनने वाले लोग हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यह महत्वपूर्ण विषय आपने आज इस पटल पर रखा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विषय में आपसे कुछ अपने विचार रख पा रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि देश और विदेश में विभिन्न स्तर पर बाल केंद्रित साहित्य उपलब्ध है, लेकिन यह बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यह संकलित नहीं हो पा रहा है, संग्रहित नहीं हो पा रहा है। और मैं तो संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत बोला जा सकता है। मेरा यह विचार है कि जो बच्चों की लोरियां हैं विभिन्न लोक भाषाओं में, और जो लोक कथाएं हैं, उनके खेल के संदर्भित छोटे छोटे गीत हैं जिस पर वो थिरकते हैं, याद रखते हैं और कोई बिना भाषाई बाध्यता के उसको ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसा साहित्य जो विशेष रूप से जिसमें लेख हों, निबंध हों, कार्टून हों और चित्रांकन हो, फिल्म हो, और उसके साथ ही संकलित संग्रहित जो साहित्य हो जिसमें मानवीय मूल्यों पर आधारित और संस्कृति पर आधारित संस्कारों को समेटे हुए सामग्री हो। इस प्रकार का साहित्य जो जगह जगह है, विभिन्न देशों में है, अलग अलग देशों में है, भले ही वो किसी भी भाषा में हो। मैं इस तरह से एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर हम एक वेबसाइट बना सकें, इस प्रकार का संगठन तैयार कर सकें जो संवाद को स्थापित करता हो, जो बाल केंद्रित रचनाकारों के बीच उनके बीच समन्वय स्थापित करता हो, और उसके साथ ही उनके उन साहित्य को अनुवादित करने के बाद एक पटल पर लेकर के आता हो, और उसे विभिन्न रूप से वो दृश्य या श्रव्य माध्यम से, सोशल मीडिया से, रेडियो, टेलीविजन और हमारे यूट्यूब पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जैसे भी मतलब इस प्रकार का साहित्य क्यों ना परोसा जाए, वो प्रत्येक जो सक्षम है इस कार्य को करने के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको करें। और दूसरा, ई पत्रिकाओं का प्रकाशन हो, बाल पत्रिकाओं के पंजीकरण में ज्यादा कठिनता न हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं छोटा सा एक विद्यार्थी हूं इस मामले में। पिछले 33 सालों से आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय का संचालन कर रहा हूं गरुड़ में, और 176 बच्चे मेरे पास अभी जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चे हैं, जिसमें नर्सरी से पढ़ते हैं। और मैंने ग्रामीण स्तर पर विभिन्न जगह 11 विद्यालयों की स्थापना के साथ ही उनका संचालन किया, और अभी आरटी के तहत अब शाखाओं को नहीं चला सकते, तो वो सीमित है अभी एक ही यूनिट में। मैं लेखन करता आ रहा हूँ 89 से, दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण होता आया है। आज मैं सौभाग्य से आदिल कुशल एक पत्रिका पिथौरागढ़, यहाँ पर सम्मेलन होना जा रहा है कुमाऊनी का, और अभी इस वक्त कभी सम्मेलन के लिए आया हूँ और कभी सम्मेलन से आप लोगों के बीच में पहुंचा हूँ, और जल्दीबाजी भी है कि मैं सम्मेलन पढ़ता हूँ। संक्षिप्त में जो किताबें हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। किताबें मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये रचना उत्तराखंड भारत संस्थान से संस्कृत पुस्तक है, जिस पर लघु शोध हो चुका है डिग्री कॉलेज बागेश्वर में। उत्तराखंड संस्कृति विभाग से ये हुक धैर्य एक किताब है मेरी, हुक धैर्य। और उसके साथ ही एक कुमाऊनी भाषा की एक झलक नाम से मेरी किताब है, झलक। और इसके साथ ही गीतों का संकलन यहाँ पर लाया हूँ, मोहन गीता ये है। और एक कुमाऊनी में किताब है, मुझे लगता है गरुड़ जी के शायद नेट की कोई प्रॉब्लम हो गई है। जी,
तब तक मैं बता दूं हमारे साथ आभासी पटल से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, जिसमें आदरणीय अखिलेश शर्मा जी हैं, लक्ष्मी भट्ट शीलिया बीना जी हैं, वर्षा सिंह जी हैं, अरुण निषाद जी हैं, ममता शर्मा जी हैं। सभी को ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा रोचक लग रहा है। आभासी पैटल के सदस्यों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वे अपने कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद। लगता है जोशी जी वापस आ गए हैं। आज जोशी जी पिथौरागढ़ में हैं और वहाँ का मौसम थोड़ा सा खराब है बारिश की वजह से। हो सकता है इस कारण कार्यक्रम में व्यवधान हो। हम आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जोशी जी ने बताया कि वे लगातार इस कार्य पर काम कर रहे हैं कि लोक संगीत, लोक कथाओं को एकत्रित करके पुस्तक के रूप में हमारे बाल पाठकों तक पहुंचा सके। आगे का वक्तव्य हम सुनेंगे अगर जोशी जी वापस आ जाते हैं तो। हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड से ही एक और वरिष्ठ बाल साहित्यकार आदरणीय अरोड़ा जी उपस्थित है। मीना अरोड़ा जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी साहित्य जो बच्चों की मानसिकता, पसंद और उनके बौद्धिक विकास के हित में लिखा गया हो, बाल साहित्य कहलाता है। चाहे वे गीत, कविता, लोक कथा, अनुदित साहित्य किसी भी रूप में हो सकता है। तो हमारे दर्शक आपसे जानने को उत्सुक है, क्या अनुदित बाल साहित्य को अन्य साहित्य की अपेक्षा या मौलिक बाल साहित्य की अपेक्षा कमतर आंका जाना चाहिए? मैं देख रही हूँ कि जोशी जी आ गए हैं। जोशी जी, क्या आप अपना वक्तव्य पूरा करना चाहेंगे? फिर चलेगा जी। नमस्कार, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है और अच्छी आवाज सुनाई दे रही है, करारी आवाज है। अच्छी बात। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि जोशी जी, मुझे लगता है यहाँ मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ मौसम उत्तराखंड में काफी खराब है, मेरे हल्द्वानी में भी खराब है और मुझे खुद अपनी आवाज हो रही है वॉइस जो है। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, हम उस पर विमर्श मेरे बगैर जी। रितु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास यदि डबल डिवाइस किसी के पास है तो एक हटा दीजिए अपने पास। उससे ये वापस आवाज आती है। जी जी। आप शुरू करें। तो हम बात कर रहे हैं बाल साहित्य पे। जैसा कि अभी सुना आप वरिष्ठ लोगों को मैंने, और बहुत ही बेहतरीन विचार जो है अभी सूर्यकांत जी ने रखे। और जो लोगों की उदासीनता है इसके प्रति, वो अच्छी बात नहीं है। जबकि देखा जाए तो बचपन में जहां बच्चा पैदा होता है और जहां उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं होता साहित्य का, कविताओं का, किसी भी चीज का, और वहां से माँ आरंभ करती है उसके लिए लोरियां गाना। और कई बार ऐसा नहीं होता कि माँ बहुत पढ़ी लिखी हो, उसने कहीं से लोरियां पढ़ी हो, या तो उससे सुनी होती है या वो मनगढ़ंत उस समय तैयार करती है अपने बच्चे को खुश करने के लिए। तो वहीं से जो है बाल साहित्य आरंभ हो जाता है बच्चों के लिए। और बच्चों को वो गुनगुनाना, धीरे धीरे बच्चे खुद जब बड़े होते हैं तो माँ की लोरियों को गुनगुनाने लग जाते हैं। फिर माँ की चिंता वहां जुड़ जाती है बच्चों के साथ, जहां बच्चे कोई पोषक चीजें जो उनको आहार चाहिए वो पोषक चीजों से बचते फिरते हैं। तो वहां माँ जो है उन्हें अच्छी उनके जो है बताने के लिए कि भाई हाँ, इसमें आप ये खाओगे तो ये गुण है, इससे ये लाभ होगा, वो छोटी छोटी कविताओं के रूप में माँ उनसे बात करती है। तो वहां से जो है बच्चे के अंदर जो है बाल साहित्य के प्रति जो है एक रुचि जाग जाती है।
फिर जब वो स्कूल जाता है और वो किताबों को देखता है, और वो जो छोटी छोटी किताबें, जैसे हम पहले देखते थे कि पहले तो खैर हम इसलिए देखते थे कि हम खुद छोटे थे, कि गुब्बारे की फोटो बनी है, उसके साथ एक छोटी सी कविता लिखी है, गुब्बारा बेचने वाला आया, या फिर किसी भी चीज की, आज से अनार है तो उसकी एक छोटी सी कविता है कि भाई हाँ इसे खाओ, क्यों खाओ। इन सब चीजों को लेकर जो है बच्चों के प्रति मन में जो है रुचि जगाई जाती थी। मेरे यहाँ भी सच में नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और पता नहीं, मैं भी अभी जैसे गरुड़ से जोशी जी जो हैं फिर से हमारे बीच हैं। नमस्कार जोशी जी। और पता नहीं कब जो है ये इंटरनेट हमें धोखा दे दे, पता नहीं, यहाँ थोड़ा मौसम खराब है। तो मैं बात कर रही हूँ बाल साहित्य पे। जी, एक मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, मेरा नेट बाधित हो जा रहा था, तो मैं ये जानकारी संक्षिप्त में देना चाहता हूँ कि ये जो बाल पत्रिका है ज्ञानार्जन, ये मेरे विद्यालय के बच्चों के साथ ही मैंने इसको बच्चों को पीडीएफ में उपलब्ध कराता हूँ। बहुत बच्चे इसमें अपनी कविताएं भेज रहे हैं, अपने चित्र बना रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं, और विभिन्न मैं उनके अंदर जो क्षमता देखी, मैंने आज कहा कि 3 दिन के अंदर और हमारे उत्तराखंड में संभावना है। जी जोशी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भाषाई बाध्यता न रखते हुए, और बच्चों के चित्र, उनके विषय, उनको मनोविज्ञान और विभिन्न विषयों को समेटे हुए, इसके स्वरूप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह मोटी भी हो सकती है, ज्यादा मोटी भी हो सकती है, और सीमित भी हो सकती है। जितना साहित्य उपलब्ध होगा, मैं एक्चुअली ये मोहन कृति करके एक यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो उसमें करीब 250 से ज्यादा साहित्यकार मेरे ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, और वो जो लिखते हैं उसको मैं बाकाई नाम से गद्य और पद्य की किताबें तैयार करता हूँ, और उसके साथ ही उनसे निवेदन भी करता हूँ कि वो बाल साहित्य जो कि लिखा जाना चाहिए, और महिलाओं के लिए जो नारी शक्ति के ऊपर जो नारी विमर्श पर जो रचनाएं हो रही हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बाल केंद्रित रचनाएं बहुत कम हो रही हैं, तो उनको मैं प्रेरित करता हूँ, उनका भी बहुत इसमें सहयोग मिल रहा है। तो मुझे आशा है कि यह जो माध्यम है ये तुरंत तैयार होता है, पीडीएफ रूप में सबके हाथों में मोबाइल पे चले जाता है, और बच्चे को एक प्रेरित होता है कि मेरी रचना वहां छप गई है। और दूसरा इसमें यह सुविधा है कि आप घर के प्रिंटर से घर से प्रिंट करके इसको आप अपने पास अपने हाथों में रख सकते हैं थोड़े समय में, और ये निःशुल्क है, कोई पैसा इसमें देना नहीं। तो ये प्रयोग है, नवाचार है। तो यही मैं बात कहना चाह रहा था कि ऐसे विश्व भर का जो साहित्य है विभिन्न जगह बिखरा हुआ है, इस प्रकार के अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसमें प्रयोग करें तो ये बहुत ही सुलभ हो जाएगा, और जो कक्षाओं के जो ग्रुप बने हैं उनमें इनको डाल दिया जाए। तो ये प्रयास है, देखिए आगे आप सबके मार्गदर्शन से या कुछ और इसमें नया प्रयोग हम कर पाएंगे। मैंने आपका बहुत समय लिया, और मुझे भी थोड़ा जल्दीबाजी है कि मैं कवि सम्मेलन में पहुंचूं, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर रितु शर्मा जी का, माननीय अध्यक्ष जी का, समस्त उपस्थित सज्जनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज्ञा चाहता हूँ कि अगली बैठक में मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, और इस रिकॉर्डिंग को जरूर मैं सीखूंगा, और आपका मार्गदर्शन मुझे आज्ञा है। जी धन्यवाद जरूर जी, आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी इस पुस्तक में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। आपको अगले कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको सबको, आभार, जय हो। आदरणीय जोशी जी, जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कार्यक्रम की, जहां आयोजन में उन्हें जाना है, किताब पोत करके यहाँ पे शायद किताब पोतकी करके कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने आरंभ किया उत्तराखंड के, और वो हर शहर में जाकर इस प्रोग्राम को कराते हैं। और पिथौरागढ़ में इस बार जो है उन लोगों ने ये आयोजन। जी जोशी जी। नहीं, ये आदल कुशल एक पत्रिका है, ये आदल कुशल एक पत्रिका है, कुमाऊनी पत्रिका निकलती पिथौरागढ़ से, शोर घाटी से। डॉक्टर सरस्वती कोहली जी निकाल रही हैं, तो उनका ये आयोजन है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आना मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ साहित्यकार इसमें जुड़े हैं। मैं आदरणीय शर्मा जी को
आज की वीडियो क्लिपिंग और फोटो भेज दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगी। तो बहुत अच्छा लगा, आप सबका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। शुभकामनाएं, आपको बहुत आभार है आदरणीय डॉक्टर रितु शर्मा जी का, पुनः आभार और धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए सबको विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। सबको प्रणाम। जी, हम लौटते हैं बाल साहित्य की चर्चा की ओर। मुख्य धारा के साहित्य की तरह बाल साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज के दौर की अनिवार्य आवश्यकता है। बाल साहित्य की ओर ये सच है कि बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन दुख का विषय है। हमारे देश में अधिकतर बच्चों को पाठ्यक्रम तक ही सीमित रखा जाता है। जब जैसे ही स्कूल खुलते हैं, माँ बाप जाते हैं और जो किताबें स्कूल वाले बोलते हैं वो किताबें जो है ला देते हैं और साल भर उन्हीं किताबों को कहते हैं कि आप इन्हें बैठकर पढ़िए। और इससे ज्यादा बच्चों को क्या दिया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए दे दिया जाता है, या फिर खिलौने देते हैं, या फिर और भी कई चीजें जो बच्चे डिमांड करते हैं उन्हें उपलब्ध कराते हैं, बट उनको ऐसी पत्रिकाएं नहीं दिलाते जिनमें बाल साहित्य जो है रहता है, जिसमें कहानियां रहती हैं, बच्चों की कविताएं रहती हैं। वो माँ बाप कम ही लेकर देते हैं बच्चों को। अधिकतर जो है पुस्तकें खरीदी जाती हैं वो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई ही ली जाती है। तो वैसे तो हिंदी का जो बाल साहित्य है बहुत ही समृद्ध है। इसमें अनुदित बाल साहित्य का योगदान बहुत अधिक है। बहुत से प्रकाशन गृह और संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी साहित्य में, हिंदी बाल साहित्य में, तो सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में हुए। शायद हो सकता है मेरे पास इस बारे में कम जानकारी हो, आपके पास ज्यादा हो, लेकिन मैं बचपन से जो खुद पढ़ती आई हूँ और देखती आ रही हूँ, अभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी से ज्यादा अनुवाद जो है हिंदी में हुए हैं। और 21वीं सदी में इस दिशा में अब और ज्यादा कार्य हो रहा है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित बाल कहानियां विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। इनमें आम जीवन की कहानियां, पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां, पर्यावरण संबंधी कहानियां, जीवनी आदि से संबंधित कहानियां प्रमुख हैं। अभी हाल ही में रितु जी ने भी नीदरलैंड्स की बाल कहानियों का अनुवाद हिंदी भाषा में कर उन्हें प्रकाशित करवाया है, जिससे बाल साहित्य बहुत ही लाभान्वित हुआ है। रितु जी द्वारा अनुवादित नीदरलैंड की लोक कथाएं बहुत ही लुभावनी है, रोचक हैं। इसमें बहुत ही सुंदर बाल कहानियां हैं। मेरी दृष्टि में बच्चों की कहानियों के साथ बाल कविताओं के माध्यम से, मतलब कहानियों के साथ साथ बच्चों को अगर कविताओं के माध्यम से ज्ञान दिया जाए, जिससे उन्हें खाने पीने, ओढ़ने, जीवन जीने के सही तौर तरीकों का अभ्यास बचपन से कराया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बाल कविताओं तथा कहानियों के माध्यम से बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम, देश का प्रेम, बड़ों का आदर जैसी नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जा सकता है। तो जैसा कि मैं भी करती हूँ बच्चों को घर में, जैसे कोई हम वेजिटेबल देते हैं बच्चों को और वो खाने से बिल्कुल कतरा जाते हैं कि हमें नहीं खाना, तो मैंने छोटी छोटी कविताएं जो है उस समय रची थी बच्चों के लिए, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि वो प्रकाशित हों और जो है सरकार इस पर ध्यान दे और स्कूलों में भी लगाई जानी चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए ऐसी रचनाएं जो बच्चे जो है जिनसे प्रेरित होकर और जो है खाने पीने की सब्जियों पे या फिर जो और भी पोषण तत्व जो उन्हें प्राप्त होने वाले हैं उन पे ध्यान दें बच्चे। तो हमें बाल कथाएं जो हैं वो एक कल्पना शक्ति जो बच्चों के अंदर जगाती है, जो अभी सूर्यकांत जी ने भी कहा था कि बच्चों को जो नैतिक शिक्षा मिलती है हमें कि हमें कैसा जीवन जीना है और देश को कैसा अच्छा नागरिक जो है मिलेगा एक। लगता है इनका नेट भी बाधित हो गया। जी हाँ, इनका नेट वहाँ नेट की प्रॉब्लम है। इस बीच में हमारे साथ जो दूसरे दर्शक और साहित्य प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम ने 2 विकेटें हमारी खा गया। हाँ, तो लेकिन बाय एंड लार्ज बातचीत हो गई है और बीच में कोई बात होगी तो जोशी जी के भांति गरुड़ के स्थान पर आ जाएंगे, वो भी उड़ करके, वीना जी भी आ जाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि हम और डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी हैं, इनका बहुत नाम है, चर्चा है इनकी, तो इन्हें भी सुनना चाहेंगे। मेरी ऋतुनंदन जी से प्रार्थना है कि डॉक्टर जी जुड़े हैं हमसे और वो कह रहे हैं कि बाल साहित्य शिक्षा का मेरुदंड है। विमला रस्तोगी जी का मानना है कि
बाल साहित्य में सिर्फ बाल साहित्यकार नहीं होते, उसमें बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों के साथ बड़े भी शामिल होते। और हेमेंद्र सिंह जी जो जुड़े हैं हमारे साथ, उनका मानना है समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में बाल साहित्य के लिए एक से अधिक स्थान निर्धारित होना चाहिए, तभी बाल साहित्य लोकप्रिय होगा। और हमारे साथ सुनंदा सक्सेना जी जुड़ी हैं, उन्होंने कहा है बच्चों में बाल साहित्य में रुचि बढ़ाने के लिए उनकी पहुंच को मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को सीमित करना चाहिए। तो इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी मुख्य वक्ता जो इंदौर से हैं, इंदौर की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनसे हम हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि आज जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया, इंटरनेट के जाल में फंस कर रह गई है। तो जो आज का बाल साहित्य लिखा जा रहा है, क्या वो हमारे किशोरों को, हमारे बाल मन को इससे मुक्त करने में सहायक है? सुनीता जी, मंच आपका है। मीना जी आ गए? जी, मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, यहाँ थोड़ा बाहर तूफान का है माहौल बना हुआ, तो नेटवर्क जो है बाधित हो रहा है। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, मेरी बात आधे में छूट गई, लेकिन प्लीज आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ये ना हो मैं फिर से कहीं बात शुरू करूँ और बीच में रह जाए। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए बात। आदरणीय सुनीता, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी, आपका है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वो अभी स्थिर भी नहीं हो पा रही इस ठीक बीच से। में हमारे ललित शौर्य जी जुड़ गए हैं, जो एक बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं। उनका कहना है बाल साहित्य के माध्यम से भारत की भावी गढ़े जा सकते हैं, जो निश्चय ही संस्कारवान, तेजस्वी, निर्भीक एवं ईमानदार होकर देश के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। नीतू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ललित शौर्य में लगभग 60,000 पुस्तकें बाल साहित्य की उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचाई। अरे वाह, आदरणीय बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत हम लोग भाग्यशाली। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी लिखते हैं, बीए और एमए के पाठ्यक्रम में बाल साहित्य अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, जिससे माता पिता, शिक्षक और अभिभावकों को उनकी महत्ता का बोध हो। मुझे लगता है आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी के प्रोग्राम के भी कुछ मुश्किल आ गई है इंटरनेट पे। मीना जी, आप अपना वक्तव्य कंटिन्यू कर सकती हैं। जी रितु जी, धन्यवाद जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, थोड़ा आवाज हो रहा है। आवाज बहुत हल्की थी रितु जी आपकी, थोड़ा सा इत्मीनान से एनर्जाइज होके प्रयास करना पड़ा आपको सुनने के लिए। मेरा तो ये व्यक्तिगत, शायद बाकी सब अपना माइक्रोफोन बंद कर लेंगे तो शायद ठीक रहेगी। अभी मेरे ख्याल से अभी ठीक रहेगी। डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी का मुझे लगता है नेट की कुछ दिक्कत हो गई है। हमारे साथ सोनू पत्रकार जी भी जुड़े हैं। और आप हमेशा हमारे कार्यक्रम जुड़ते हैं, अनिल की तरह है हमारे। सोनू जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हमारे अध्यक्ष महोदय के पास चले हैं। हमारी आवाज जा रही? हेलो जी, क्या आवाज आ रही है? पहले तो बाकी सब जगह जो है नेट
प्रॉब्लम है आ रही है, इसलिए मैं मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय जी को, जो उसमें एक वरिष्ठ बाल साहित्य का साहित्य का समीक्षक हैं, शिक्षक हैं, और और बहुत सिर्फ बातें नहीं बड़े बड़े लोग भी वो लिखते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं बाल साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए। आपने बाल साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपसे हमारे दर्शक जानते हैं कि बाल साहित्य का जो बाल साहित्य अन्य साहित्य से अलग है। यदि बाल साहित्य की समीक्षा की जाए, समीक्षक को किन मूल बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या जी। बाल साहित्य की दिशा में भी आलोचना अनिवार्य है? उसका कोई स्थान है? या फिर किसी पुस्तक की ही समीक्षा की जानी चाहिए? जी रितु जी, आपने एक सवाल में विस्तार से बताएं। मंच आप। धन्यवाद। पुनः पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम, नमस्कार। और बड़े हर्ष की बात है कि डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी शाहजहानपुर या बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रहते शाहजहानपुर में हैं और पढ़ाते बरेली में हैं। भाई, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत है। और बाल साहित्य के लिए मैं समझता हूँ रितु जी कि ये कार्यक्रम, क्योंकि इतने साहित्यकार लोग जुड़े हैं सामने से, निश्चित रूप से फलदायी कार्यक्रम है हमारा। तो आपने एक ही सवाल में मुझसे 3 सवाल पूछे हैं। मैं उन सवालों का एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि बाल साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न है। तो देखिए, जैसे हमारे आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी ने कहा था कि भाई, भारत युवा देश है, लेकिन युवा बनने से पहले बच्चा होना जरूरी है। पौधा जब उगता है तो पहले चिकने पत्ते आते हैं, हरे हरे चिकने छोटे पत्ते आते हैं। तो हमारा बचपन वैसा ही है। उसके बाद धीरे धीरे वो वट वृक्ष बनता जाता है। तो बाल साहित्य एक नींव का कार्य करता है दूसरे साहित्य के लिए भी। यहाँ हम बच्चों की कोमल भावनाओं का, कोमल कल्पनाओं का, उनके मनोविचारों का, उनके जो जिसे खिलंदड़ापन कहते हैं, बाल साहित्य के लिए बहुत जरूरी है कि खिलंदड़पन जरूर होना चाहिए। मैं प्राथमिक शिक्षक से मैंने अपनी यात्रा शुरू की और वर्तमान में प्रवक्ता पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने सभी उम्र के बच्चों के साथ काम किया है। तो मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि जो बच्चे हैं, यदि वो शिकायत ना करें तो कैसे बच्चे, यदि वो शरारत ना करें तो कैसे बच्चे। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि मेरा बेटा 7वीं क्लास में पढ़ता था। मैं उसकी पीटीएम में गया। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम, ये अभिनव के बारे में आपका क्या मत है, कैसा बच्चा है? कह रहे शरारती है जी। मैं कहा जी, कम शरारती है, ज्यादा शरारती है? तो कहने लगी कम शरारती है। मैं मैडम फिर कोई चिंता नहीं है, ज्यादा शरारती हो तो मैं सोचूंगा इस बारे में। तो शरारत, शिकायत, ये बचपन की अनिवार्य शर्तें हैं। यदि हम इन दोनों को हटा दें बचपन से तो बचपन ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कई बार कहता हूँ बच्चों को जी लेने दो भाई। और बहुत अच्छा कहा है आपके उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, नामचीन शायर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई, छोटे छोटे हाथों में खेल खिलौने रहने दो, 2-4 किताबें पढ़ लिख कर ये हम जैसे हो जाएंगे। निदा फाजली साहब ने कहा है कि ये हम जैसे, भाई हम बच्चों में जो उनका बचपन है वो जिंदा रहना चाहिए। बहुत अच्छा विमर्श हमारा चल रहा है। और तो अन्य विधाओं से मैं भिन्न नहीं कहता, मैं कहता हूँ उसका प्रथम सोपान है। बाल साहित्य का प्रथम सोपान है। वहां से गुजर के पूरे साहित्य को जाना है। हिंदी बाल साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान है तो दिव्य रमेश, वो कहते हैं कि बाल साहित्य केवल बच्चों के लिए नहीं है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि भाई, हाँ, नागेश जी ने कहा था कि जो हमारा बीए और एमए के पाठ्यक्रम है उसमें बाल साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गुड पेरेंटिंग करनी है तो माँ बाप को भी जानना चाहिए कि बच्चों की प्रवृत्तियां क्या हैं, बच्चे चाहते क्या हैं। अब मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा कि सोलापुर यूनिवर्सिटी में मेरी एक पुस्तक है, ये हंसने दो मुस्काने दो। ये एमए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी 26 बाल कविताएं वहाँ एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही। मुझसे पूछा गया वाले क्या करेंगे,
मैंने कहा कि भाई वो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कल के पापा होंगे, मम्मी होंगे, और वो अपने घर के बच्चों को अच्छे से संभालें, इसलिए मेरी कविताएं उनको पढ़ाई जा रही। तो आपका दूसरा इसी सवाल में जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि बाल साहित्य की समीक्षा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जहां तक बाल साहित्य की समीक्षा का प्रश्न है, बहुत सारे समीक्षक बाल साहित्य में हुए हैं जिन्होंने बाल साहित्य, यूं तो हम सूरदास जी से शुरू करें, कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन हुआ है, और आज तक आते आते तो हमारे हिंदी बाल साहित्य में निरंकार देव सेवक जी हैं, डॉक्टर राष्ट्रबंधु जी हैं, प्रकाश मनु साहब हैं, डॉक्टर नागेश पांडे स्वयं एक अच्छे समीक्षक हैं, सुरेंद्र विक्रम साहब हैं, डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं, जयप्रकाश भारती जी, मनोहर वर्मा जी, डॉक्टर उषा यादव जी, डॉक्टर कामना सिंह जी, अनेक समीक्षकों ने बाल साहित्य की विभिन्न विधाओं की समीक्षा की। और रितु जी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि बाल साहित्य की कुछ पुस्तकों की समीक्षा बीच बीच में मैं भी करता रहता हूँ। तो जब बाल साहित्य की किसी भी विधा की पुस्तक हमारे पास आती है तो हम उसकी समीक्षा करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं वो मैं पटल को बताना चाहूंगा। उसमें क्या है कि भाई जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु बालकों की अभिरुचि के अनुकूल है या नहीं है, बालकों का विकास करने में, देखिए खुलना और खिलना, पुस्तक पढ़कर बच्चे का मन खुल जाए, वो बात करने लगे हम सबसे, और जब वो बात करने लगेगा तो निश्चित रूप से जैसे कमल खिलता है, दूसरे फूल खिलते हैं, इस तरह से बच्चा खिलखिला के अपनी बात को सबके सामने रख पाएगा। उस विधा में, जिस विधा की पुस्तक है, बाल मनोविज्ञान का कितना प्रयोग किया गया है, शैली रोमांचक है या नहीं है, संवाद चुटीले और संक्षिप्त, देखिए बच्चों के लिए लिख रहे हैं हम, बहुत बड़े संवाद लिखने की आवश्यकता नहीं है, आधी लाइन के, एक लाइन के, इससे ज्यादा बड़े संवाद ना हो, और चुटीले हों, पढ़ने में बच्चों को आनंद आए। मोगली की कहानी आपने टीवी के माध्यम से देखी है, बच्चों को बहुत पसंद, और ये छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर बच्चों को बहुत पसंद है। इसके बाद है कि हमें आजकल समीक्षा में भी ये देखा जा रहा है और साहित्य में भी कहा जा रहा है कि उपदेशात्मकता से बचना है। बच्चे 21वीं शताब्दी के हैं जी, मोबाइल युग के हैं, वो नसीहतें पसंद नहीं करते। जैसा आदरणीय सूर्यकांत जी ने कहा था कि उन्हें खेल खेल में, बातों बातों में, जैसे गोली, बच्चों की जो गोली होती है और दवाई होती है, उसको थोड़ी मीठी गोली के रूप में दिया जाता है, उसी रूप में हमें उन्हें जो प्रेरणा देनी है, जो संदेश देना, उस रूप में देना, कहकर नहीं देना कि बेटा आपको ऐसा करना चाहिए, वो खुद ही करने लग जाए पात्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से। इसके बाद अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, ये बातें बच्चे पर छोड़ दो, उसको सोचने दीजिए, उसको खुलने दीजिए, खिलने दीजिए। शीर्षक, जो पुस्तक है, कहानियां हैं, उनके शीर्षक कैसे हैं, कितने अपील करते हैं बच्चों, कितना पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्देश्यपूर्णता, भाई जो रचना है वो उद्देश्यपूर्ण है या नहीं है। और मैं ये भी देखता हूं कि बाल चरित्रों में जो मौलिकता और नयापन, एक जो हमारी परंपरा चली आ रही थी उससे हटके, अभी मैंने पिछले दिनों एक पुस्तक की समीक्षा लिखी, जूते घूमने निकले। अब जूते को उन्होंने पात्र बनाया, उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो एक रोमांच, एक उनके मन में कौतूहल आएगा, भाई जूते भी घूम सकते हैं, बिना पाँव में डाले जूते घूम सकते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी डॉक्टर अरशद खान ने लिखी, मैंने उसकी समीक्षा की, रितु जी ने शायद पढ़ी भी होगी समीक्षा। तो उसमें और भी कई कहानियां हैं, उन्होंने हवा, एक पत्ते को उन्होंने पात्र बनाया। तो ये नई चीजें जब साहित्य में आती हैं तो रोमांच बढ़ता है, बच्चा जुड़ता है साहित्य के साथ। और एक मैं बात करूंगा वातावरण की, कि जो वातावरण है, जो कहानी में हम वातावरण का सृजन करते हैं, वो बच्चों के परिवेश का हो, उनके आसपास का, उन्हें लगे कि मेरे घर की बात हो रही है, मेरे पड़ोस की बात हो रही है। तो ये चीज जब हम समीक्षा करते समय पुस्तक में देखते हैं, तब उस पुस्तक का मूल्य और उसकी सार्थकता हमारे सामने उभर कर आती है। मैं इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, कोई भी किसी विधा की पुस्तक मेरे पास आती है, अधिकांशतः कहानी की आती है, कविताओं की आती हैं, मैं समीक्षा करते समय इन बातों का ध्यान रखता हूँ। इसके बाद आपने तीसरी बात इसी प्रश्न में जोड़ी है, और वो है क्या समीक्षा के लिए बाल पुस्तक का पुरस्कृत होना आवश्यक है। रितु जी, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मान लिया पुरस्कार नहीं मिला तो हम समीक्षा नहीं करेंगे। पुस्तक का असली मूल्य उसको पढ़ना है, उसकी पठनीयता है। जो पुस्तक जितनी पढ़ी जाएगी वो उसका सबसे बड़ा पुरस्कार। तो ये आपके प्रश्न का जवाब।
और इसके बाद में बाल साहित्य अभी आदरणीय सूर्यकांत शर्मा ने विश्व की बात हमें बताई, मार्केटिंग की बात करी, और आपके मोहन जोशी और मीना अरोड़ा जी ने इन सभी साथियों ने बाल साहित्य की जानकारी हमें दी है। केवल दो बातें आपसे इस बारे में। मैडम ये आवाज कुछ डबल आ रही है, इसको देखिए थोड़ा सा। डबल आ रही है आवाज जी, गूंज रही है। आप सुन पा रहे हैं? तो आप बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है, एज इफ वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं महानगर में, दिल्ली में रहते हैं यहाँ पर, तो बच्चों में पठनीयता का अभाव है। कहीं पुस्तकें नहीं है तो कहीं पुस्तकें, खाना है और खाना ही नहीं चाहते। जैसे उत्तराखंड की बात चली है, उत्तराखंड या जो दूर दराज वाले हमारे राज्य हैं जहां आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर है, वहां पुस्तकें नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जहां पुस्तकें हैं वहां पढ़ना नहीं चाहते। अभी मैडम ने कहा, मीना अरोड़ा जी ने, कि भाई पाठ्यक्रम तक सीमित है। यहाँ पाठ्यक्रम के अलावा पुस्तकें खरीदने की क्षमता है लोगों में, लेके भी आते हैं। मैं अपना उदाहरण ले लूं, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने घर में जब भी पुस्तक मेला लगता था पूरा थैला भर के लेके आता था, बच्चों को सामने बैठ के पढ़ाता भी था। लेकिन मैंने ये देखा ज्यादातर पुस्तकें मैंने ही पढ़ी, अभी भी संभाल के रखी हैं। अब ये करता हूँ कि किसी बर्थडे में जाता हूँ तो बच्चों को वो गिफ्ट में दे देता हूँ। और जहां तक बाल लेखन की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में मैंने अपनी यात्रा शुरू की, निबंध लेखक के रूप में, कहानी लेखक के रूप में। जब मेरे घर में बच्चे आए तब मैंने बाल लेखन भी शुरू किया। 2004-05 से मैं बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। लगभग 20 साल हो गए हैं और मां शारदा की कृपा से इस क्षेत्र में एक छोटी सी पहचान बनी है। एक कविता में आपको, प्रोग्राम थोड़ा सा सरस हो जाए, एक कविता भी आपको सुनाना चाहूंगा जिसने एनसीईआरटी को बाध्य किया। स्वागत है। बच्चों का बस्ता छोटा करने के लिए। अब मैं एक चीज भूल गया था, बता देता हूं कि जब हम समीक्षा की तैयारी करते हैं तो भाषा का बड़ा ध्यान रखते हैं। बच्चे छोटे हैं, उनका भाषा ज्ञान भी छोटा है, अभी बहुत सारी शब्दावली उनकी नहीं है, इसलिए बहुत आसान शब्दों में हम अपनी कहानी को, कविता को प्रस्तुत करें। तो आप इस कविता में देखिए, आपको चित्रात्मकता भी आएगी, ध्वन्यात्मकता भी दिखाई देगी कि ठूस ठूस कर भरी किताबें हो गया बस्ता भारी। और भाई नीदरलैंड का हमें नहीं पता, दिल्ली का पता है कि इतना मोटा बैग बच्चे लेके जाते हैं, इतना वजन खुद का नहीं जितना बैग का होता है। कि ठूस ठूस कर भरी किताबें हो गया बस्ता भारी, और झुकी पीठ बता रही है बालक की लाचारी। तो दोनों कंधे कब से बोझिल, नहीं किसी को इसकी चिंता। रट्टू तोता सभी बनाते, आया हर कोई नंबर गिनता। हाफ हाफ कर बढ़ता आगे, सीढ़ी धीरे धीरे चलता। अब स्कूल भी कई मंजिल के हैं कि हाफ हाफ कर बढ़ता आगे, सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ता। कुमला रहा फूल सा चेहरा, मोटा बस्ता रहा अखरता। और मेरी मानो हल्का कर दो, भारी भरकम मोटा बस्ता। और बच्चों की मुस्कान न छीनो, अच्छा लगता बालक हंसता, अच्छा लगता बालक हंसता। अब देखिए, मनोरंजन की बात चली थी। मेरे पास में पुस्तक रखी है, सिद्धू बन गया जादूगर। और सौभाग्य से ये रुचिका शर्मा हमारे सामने जुड़ी हुई भी है, इन्हीं की पुस्तक है ये। इसकी समीक्षा भी लिखी थी हमने। तो इसमें एक छोटा सा मैं सुना देता हूं। सिद्धू जो जादूगर बना, फिर सिद्धू ने दूसरा पिटारा खोला और कहा, अब होगा बर्फीला, ठंडा ठंडा, फूल जादू। अब जब ये बच्चे के सामने बच्चा पढ़ेगा या उसको कोई कहानी सुनाएगा तो बच्चे का रोमांच शिखर पर होगा। फिर से सुने आप। फिर सिद्धू ने दूसरा पिटारा खोला और कहा, अब होगा बर्फीला, ठंडा ठंडा, कूल कूल जादू। तो बच्चों एक बार फिर से बजाइए ताली, फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। और ये क्या, पानी पर तैरते बर्फ के वर्गाकार टुकड़े, मतलब आइस क्यूब। तो ये जो लेखन है जिसमें आपने एक चित्र खींच दिया बच्चों के सामने, तो ये बच्चों को पसंद भी आएगा और उनके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं विज्ञान से जोड़ेगा हमारे बच्चों को। तो बाल साहित्य निश्चित रूप से हमारे बच्चों को प्रेरित करता है, उनको अपने परिवेश को समझने की सीख देता है और साथ साथ अपने देश,
सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, इन सब चीजों से जोड़ता है। तो रितु जी, आपने आज का ये बहुत ही अच्छा आयोजन बाल साहित्य को लेकर किया। बहुत सारे विद्वान सामने से जुड़े हैं, पर्दे के उस पार आभासी दुनिया से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं इन सभी साथियों को, जी विद्वानों, विदुषियों को प्रणाम करता हूं, इनकी उपस्थिति को नमन करता हूं। और मेरा मानना यह है कि हम बच्चों को पढ़ने की तरफ प्रेरित करें। जैसे मान लिया हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, मैं ये कहानी पढ़ के सुना दूं, मेरे घर में जो भी बच्चे आते हैं वो कई बार भागते भी दूर है, कई बार मेरे पास लगते भी हैं। उनको मैं किताब दे देता हूँ, लो बेटा एक कहानी मुझे पढ़ के सुनाओ। उससे क्या होगा कि बच्चों में पठनीयता की आदत आएगी। बच्चे हिंदी की किताबें पढ़ते समय बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मैं तो शिक्षक भी हूँ हिंदी का। तो उन बच्चों को मैं प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण, वो सारी बातें, और जब कहानी पूरी हो जाती है तब हम उनसे प्रश्न भी करते हैं उस कहानी को लेके, ये पात्र कैसा था, आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, इस कहानी में क्या आगे भी जाया जा सकता है। तो पाठ के आगे, पाठ पर चर्चा, ये सब चीजें। और एनसीईआरटी में भी मैं कई प्रोग्राम बच्चों के लिए जाता रहता हूँ, पूरे देश के लिए लाइव होता है, बाहर वाले भी बच्चे देख सकते हैं। रितु जी, मैं एक अनुरोध भारत सरकार से और सभी देशों में जो भारतीय दूतावास है उनके माध्यम से करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो विदेशी बाल साहित्य है उसका अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, जैसे आपने बहुत शानदार किया कि आपने लोक कथाओं का, नीदरलैंड की लोक कथाओं को हिंदी में ले आया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नीदरलैंड की जो भाषा है उसमें भारत की लोक कथाओं को भी जरूर लेके जाइएगा। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे, जो वैश्विक ग्राम की परिकल्पना है, आज ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, तो भारत में बैठ के भारत के बच्चे स्पेन को जाने, जापान को जाने, आपके नीदरलैंड को जान रहे हैं बच्चे। तो इस तरह का एक माहौल बने देश में। और हम लोग एक बाल चौपाल का आयोजन करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपके नीदरलैंड में कुछ बच्चे हिंदी जानते हैं तो इस बार उस कार्यक्रम में, हम नवंबर के महीने में करते हैं, पूरे देश से हमारे बच्चे जुड़ते हैं, एक्सपर्ट जुड़ते हैं बाल साहित्य के, उनको जरूर जोड़िएगा उसमें। और फिर बच्चों से पूछना कितना आनंद आया। अब तमिलनाडु में रुचिका रह रही है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां से ये हमेशा कोशिश करते हैं कि 2-3 बच्चे तमिल बैकग्राउंड के हमारे कार्यक्रम में आए। मैसूर के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड। तो एक माहौल बने बाल चौपाल और बाल संवाद। और एक मैंने आपको कहा है कि पठनीयता का विकास हो, बच्चों से जुड़ जाइए, घर में पेरेंट्स जुड़े, विद्यालय में शिक्षक जुड़े, तो एक माहौल जिसे कहते हैं उत्सव धर्मिता का माहौल हो जाए किताबों को लेकर, बाल साहित्य को लेकर, और बच्चों से प्रश्न किए जाएं, बच्चों के प्रश्नों के जवाब दिए जाएं। तब देखिए कि बाल साहित्य क्या उभर के आता है। और हम, मैं बड़ा और तू बड़ा, इस चीज से थोड़ा सा पीछे हो जाएं। सबसे बड़ा बाल साहित्य, उसके लिए हमें काम करना है। नमस्कार। आदरणीय, आपने बहुत सारे बिंदु हमारे सामने रखे समीक्षा को लेकर। इस पे मैं थोड़ा सा बात में आती हूँ, क्योंकि जी आ गई हैं जिनका वक्तव्य गया था। तो मैं चाहती हूँ आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शक आपसे चाहते हैं पूछना कि आज के बच्चे, मेरे ख्याल से किसी का माइक खुला हुआ है। आपसे जानना चाहते हैं कि आज के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, इंटरनेट पे गेम खेलना, स्टोरीज भी, सब कुछ इंटरनेट पे ही करते हैं। तो आपको लगे आज का जो बाल साहित्य है वो हमारे किशोरों को, हमारे बाल को इससे मुक्त करा सकता है? आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी, मंच आपका है। सर्वप्रथम तो मंच पर सभी अतिथियों, सदस्यों को मेरा सादर नमन। रितु जी, आपने बहुत सही कहा कि जो भारत देश युवा देश है और इस देश में बाल साहित्यकारों को लेकर काफी सारा कार्य वर्तमान समय में किया गया है। कई नवीनीकरण बच्चों को लेकर बाल साहित्य में किए गए हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप पारंपरिक कथाएं, जिसमें लोक कथाएं भी आती हैं। दूसरा शैक्षणिक पाठ्यक्रम। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को तो काफी महत्व दिया गया है और मध्य प्रदेश नहीं, भारत के हर प्रदेश में वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में भी लागू किया गया है। प्लेवे मेथड, इसमें भी बाल साहित्यकारों ने काफी योगदान दिया है। बाल साहित्य जो है वो बच्चों की नैतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक
कई जिज्ञासुओं को शांत करता है और उनकी जो है ज्ञान की वृद्धि भी करता है। इसलिए बाल साहित्य बहुत उपयोगी है। अब सवाल यह उठता है कि बाल साहित्य को लेकर हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी काफी व्यापक रूप से कार्य किए गए हैं, किंतु बच्चे इंटरनेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सार्थक भी है अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि हम इसका निराकरण कर सकें। इसके लिए हमें कुछ सत्य के पृष्ठ पलटने होंगे, उनकी तह में जानना होगा। अगर हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बच्चे क्यों आकर्षित हो रहे हैं, तो प्रथम हम ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी बात सुलभ भावना होती है, उनमें जिज्ञासु होते हैं, कई सारी समस्या होते हैं, कई प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें हर जानकारी जो है सही और परिपूर्ण मिले। पर आज का जो माहौल हमारे देश का नहीं, परिवार का है, वो यह है कि अगर बच्चा आता है और कहता है कि मम्मा मुझे मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता दो, तो कहती है बेटा मैं बिजी हूँ, तुम पापा से पूछ लो। जब वो पापा के पास जाता है तो कहते हैं कि बेटा मैं कंपनी का काम कर रहा है, तुम ऐसा करो मम्मा से पूछ लो। तो कहती मम्मा से भी पूछ लिया, पापा से भी पूछ लिया, अब क्या करूं? दीदी से पूछ लो। दीदी कहती तू पागल है, ऐसा कर इंटरनेट खोल ले, तुझे सारी जानकारी और सब सही सही मिल जाएगा। वो बच्ची जो लैपटॉप से बचना चाहती थी, वो मजबूरन अपना लैपटॉप खोलकर जानकारी हासिल करती। और जब उससे पूछते हैं कि बेटा तुम लैपटॉप पहले भी खोल सकती थी, सबसे क्यों पूछ रही हो, तो बताती कि मैं चाहती थी कि इस बहाने में मम्मी पापा से भी बात कर लूं, दीदी से भी बात कर लूं, आखिरकार मुझे लैपटॉप खोलना पड़ा, अब अकेली हूँ। तो ये हमारा साहित्यकारों का नहीं, ये हमारा पारिवारिक परिवेश है जो बच्चों को इंटरनेट की ओर धकेल रहा है। और ये एक जाल अगर परिवार चाहे तो उसको तोड़ सकता है। अगर हम इसी दृष्टिकोण से इस इंटरनेट को दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि बच्चों में किसी को की फेस रीडिंग बहुत जागरूक होती है, वो हर की फेस रीडिंग को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और उनकी बात सुलभ भावनाएं उनकी भावनाओं को देखकर कुंठित हो जाती है। जब बच्चा देखता है कि यदि मैं किसी से प्रश्न कर रहा है या बात कर रहा तो वो मुझे थोड़ा सा अकड़ कर देखते हैं, थोड़ा क्रोध करते हैं और नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो बच्चे अपनी मन की बात छुपा लेते हैं। आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बच्चे बहुत चैटिंग करते हैं। चैटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा होती है वो किसी से बातचीत करें, और बातचीत जब वो करते हैं तो उनके सामने उस व्यक्ति का फेस नहीं होता, केवल बातें होती हैं, तो वो इंटरनेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब जो आपका जो प्रश्न का उत्तर है कि इस इंटरनेट में के लिए जो बच्चे उधर रुचि ले रहे हैं उससे हम कैसे दूर करें, तो बाल साहित्य के द्वारा ये तो मैं नहीं कह सकती कि 100% पूर्ण होगा, पर हाँ 60% तो संभव हो ही सकता है। अभी जो बाल साहित्य आ रहे हैं उसमें इंटरनेट में जो सुविधाएं दी गई हैं वो बाल साहित्य में हम देख रहे हैं कि बाल साहित्यकार लोग कर रहे हैं। पहला तो यह है कि हम जो बाल साहित्य है उसमें इंटरएक्टिविटी फॉर्मेट का प्रयोग करें। दूसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म हमको चाहिए जहां बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो सके। और तीसरा सबसे बड़ा जो विशेष सार्थक पहल हो सकती है वो है परिवार के द्वारा पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दें, उनके साथ समय दें, उनके साथ सैर सपाटा करें। हम देखते हैं कि पहले के समय में भी चौपालें होती थी, छोटी छोटी गोष्ठियां होती थी, लोग जाते थे कि बाल मेला लगा है। आजकल वो तो सब बंद होते जा रहे हैं। होता यह है कि अगर हम जाते हैं तो मॉल में चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। यदि बच्चों के साथ पेरेंट्स समय देगा तो उनका अपने आप ही इंटरनेट से लगाव हट जाएगा। तो इंटरनेट का जो जाल फैला हुआ है, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो यह इंटरनेट का लगाव बाल साहित्य तो कर ही रहा है, परंतु हमको अपना सामाजिक, अपना पारिवारिक माहौल भी बदलना होगा। अभी हाल ही में मैं रचना श्रीवास्तव जो कैलिफोर्निया में, उनकी एक पुस्तक छपी थी स्वरित सर और अन्वी पोथे। उसमें उन्होंने एक कहानी दी थी कि वो अमेरिका के स्कूल में पढ़ाती है और जो स्टूडेंट होता है वो केवल अंग्रेजी भाषा जानता है, उसे और कोई भाषा नहीं आती है। तो उससे बातों बातों में कई बार बोलती हैं कि तुम हिंदी भी सीखो, हिंदी भाषा भी सीखो। इसके बाद उनका उस बच्चे से संपर्क टूट जाता है। 4-5 साल बाद जब वो बच्चा उनसे मिलता है तो वो उनको देखकर कहता है मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं? तब वो बोलती अरे हाँ शायद तुम वही हो। तो बोलता है मैडम मैं आपके लिए हिंदी सीखूंगा। मतलब ये प्रेरणा किसने दी उसे?
टीचर ने। तो अगर हमारा बाल साहित्य में हम ऐसी रचनाओं का समावेश करें जो अनुकरणीय हो, प्रेरणा स्रोत हो, तो बच्चे उसे सहज स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बच्चों की ये सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो हर चीज को सीखना चाहते हैं और वो उसकी नकल करना चाहते हैं। अगर उन्हें अच्छा मिलेगा तो वो उसकी नकल करेंगे। अगर हम बच्चों को लव कुश की कहानी सुनाएंगे, अभिमन्यु की बात सुनाएंगे, तो अभिमन्यु की तरह वीर होना चाहेगा, कर्ण की तरह वो दानी बनना चाहेगा। तो ये हमारा जो है बाल साहित्य काफी सारी हमारी घर की परिस्थितियों से, हमारे पारिवारिक माहौल से हम छोटी छोटी सी रचनाओं को लेकर जो उनके लिए उपयोगी है वो उसका सृजन करेंगे, तो इंटरनेट का जो जाल है वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। आजकल जो हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बाल साहित्य की कविताओं, कहानियों का समावेश किया जा रहा है, पर कहानी, कविताओं के साथ साथ यदि हम सामायिक विषयों पर भी दृष्टिपात करें तो भी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। जैसे पर्यावरण है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ई बुक है, ये भी बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय हो रही है, जिसके द्वारा काफी हद तक हम इंटरनेट के जाल को समाप्त कर सकते हैं। बचपन में दीदी, आपने सुना होगा बहुत कि अच्छा कहा अपने वक्तव्य में। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा कहा अपने वक्तव्य में कि इंटरनेट, हम कह देते हैं कि बच्चे सारा टाइम इंटरनेट में लगे रहते हैं, पर कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद ही दोषी होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे नहीं दे पाते हैं। भागदौड़ की दुनिया में हम सिर्फ जीविका उपार्जन करने में लगे रहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं परिवार और बच्चे पीछे छूट जाते हैं। हमारे साथ बाल साहित्य का वरिष्ठ बाल साहित्यकार वीरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए, ममता सक्सेना जी भी जुड़ी है, और आदरणीय डॉक्टर नगेश पांडे लिखते हैं, बाल साहित्य को इंटरनेट से भी जोड़ने की जरूरत है, पर सतर्कता अपेक्षित है। मैंने अपनी बाल साहित्य सृजन और समीक्षा में बाल साहित्य और इंटरनेट एक वैचारिक लेख लिखा है। हमारा आज का कार्य जो है वो अंत में आ पहुंचा है। आप सभी ने अपने शब्दों में बाल साहित्य को हम किस तरह आगे बनाए, उसके लिए कुछ नई नीतियां तैयार की जाए, बच्चों की भाषाओं पर दिया जाए, खेल में उन्हें कैसे सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इन मूल बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। हमारे पत्रकार जी हैं सोनू जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। अब हमारी आवाज आ रही है? हेलो, डॉक्टर श्रीवास्तव की तरह से बोलिए, साफ, वीना जी की तरह से। आज इंटरनेट की कुछ खासी कृपा है। हमारी आवाज आ रही है? बहुत हल्की आ रही है, कोयल जैसी। हाँ आ रही है सोनू जी, बोलिए। हाँ अब आ रही है। और ऋतु जी की भी आवाज अब आई है, वरना बहुत हल्की हल्की आ रही है, बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत ही निर्मम आलोचक हूँ। पहले तो ऋतु दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ जोड़ा और अवसर दिया और सबसे बड़ी बात है कि बाल साहित्य पर चर्चा हो रही है और बाली और आप लोग के बीच में बैठा हुआ एक बालक तो और सुन करके काफी रोचक लगा, जिसे काफी अच्छा है। आज सर ने एक सही बात बताई जो मैंने नोट किया है। बात सबने कहा शरारत और शिकायत ना हो तो बचपन समाप्त हो जाए। ये सही बात है कि जब तक हम समझते हैं कि हम अपने लाइफ
अगर अपने लाइफ में इको हो रही है थोड़ी, माइक अगर बंद हो जाए तो हेलो हाँ, तो अगर मैं समझता हूँ कि अपने जीवन शैली में, और जब हमारी उम्र बड़ी होगी, जब हम सर आप लोग के जब हम आप लोग के उम्र के करीब जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बचपना जो होगा हम में, वो हमारे जीवन का सबसे बहुत बड़ा चीज होगा। तो आपने जो आज बताया, जो मार्गदर्शन किया विषय के साथ में, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये सेशन की जानकारी नहीं पाता, तो इसके भी मैं फेसबुक के माध्यम से, ऋतु जी के माध्यम से अक्सर मैं सुनता हूँ, काफी सारे विषय रोचक रहते हैं, और विषय के साथ मैं बैठता हूँ और आप लोग का सुन पाता हूँ। और मुझे इस बात के लिए अच्छा लग रहा है कि कम से कम बाल साहित्य पे चर्चाएं हो रही है। सर, सबसे बड़ी बात है, आज भी मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, पटना बिहार से, तो मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत सारे गांव में ऐसे जब जाते हैं, तो आज हम शहरी क्षेत्र में तो बात करते हैं कि हम लोग आज गर्मी का समय चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ वाटर पार्क। लोग हमेशा शहरी क्षेत्र में चर्चाएं करते हैं। ये हम जैसे शहरी क्षेत्र के बच्चों का जो विचार होता है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का जो विचार होता है, वो काफी हद तक अंतर होता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो हम शहरी क्षेत्र वाले जो वाटर पार्क का नाम लेते हैं, और उसी जगह जब कोई टाल क्षेत्र में मैं जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक बोरिंग, जब पाइप से पानी निकलता हुआ बच्चा वहां पर नहा रहा होता है, उसके लिए सबसे बड़ा वाटर पार्क वही होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बाल साहित्य पे काम करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। बहुत सारे अच्छे ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मगर कोरोना काल ने एक ऐसा हम लोग को सिस्टम दिया कि वेबएक्स जैसा, स्ट्रीम यार्ड जैसा, जूम जैसा, वेबएक्स जैसा प्लेटफॉर्म दिया, जहां आज के समय में गांव से भी लोग अपनी बातों को भी रख पा रहे हैं। मानते हैं कि परसेंटेज कम है आज भी, इंटरनेट का हमारे देश में, हमारे इंडिया में दुरुपयोग ज्यादा होता है, मगर इस बीच में कुछ अच्छा भी हो रहा है, जिसे हम लोग गांव में बैठकर ऋतु जी के माध्यम से यहाँ जुड़ पाए, और ऋतु जी से भी हमारी संपर्क कोरोना काल से ही है, और इनके माध्यम से कई कार्यक्रमों में मैं जुड़ता भी रहता हूँ। तो जो मैंने सुना है, सीखा है, और लगातार मैं सुनने और सीखने के क्रम में ही लगा हुआ रहता हूँ। तो ये ऋतु जी का बड़प्पन है मेरे लिए कि मैं एक बड़ी बहन के रूप में हमारे साथ हमेशा मार्गदर्शन करती हैं, और हमेशा साहित्य के साथ जोड़ती है, क्योंकि एक मैं पत्रकार का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर जब मैं साहित्य को समझ लूंगा, तो हमारी पत्रकारिता में बहुत ही धारदार चीज अपने आप आ जाएंगी, और मैं जब साहित्य को समझूंगा, तो सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है, सत्य और तथ्य मेरे पास हमें रहेगा, तो मैं सार्थक और सकारात्मक दिशा में पत्रकारिता कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, ये आप लोग का आशीर्वाद रहा। तो भविष्य में मेरा एक आप लोग से जो सीखने का जो जज्बा है, ये मेरा कायम रहे माँ भगवती की कृपा से। तो ये आने वाले समय में मैं धन्यवाद सर। प्रिय मित्र, आप सत्य और तथ्य की बात कर रहे हैं। बाल साहित्य आपको कथ्य भी देगा। नहीं, बहुत सुंदर विचार आपके सुनने को मिले। आश्वस्त हुए कि हमारी युवा पौध अभी तैयार हो रही है बिहार जैसे क्षेत्र से, क्योंकि मैं ऑल इंडिया पोस्टिंग में रहा, तो मैं आपके पटना में भी रहा और बिहार के कोने कोने में गया। वहां पर बच्चों में पढ़ने की ललक है, लेकिन पुस्तकों का थोड़ा सा उतना सुलभता नहीं है। और एक दिल्ली जैसा शहर है जहां पेरेंट्स के पास जम के पैसा है, लेकिन वो पुस्तक पे नहीं खर्च करते। अभी डॉक्टर सुनीता ने जो बात कही वो बहुत ही मौजूद थी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी, कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों को बात करने का। लेकिन यूपी, बिहार या हिंदी हार्टलैंड की तरफ अगर आप जाएं, तो वहां पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान देते हैं, और उसका नतीजा आप देखते हैं। वो बाल साहित्य से निकलता हुआ बच्चा IAS, PCS और एग्जाम्स में जाता है। खैर, यहाँ से हम लौटते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही थी ऋतु जी से, और 2-3 बार कहा आपका नीदरलैंड। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया जो मैं आपसे पूछ लूं, कि चूंकि मैं नीदरलैंड जा चुका हूं, एल्सेवियर साइंस पब्लिशर्स में भी नौकरी कर चुका हूं 5 वर्ष वहां, तो नीदरलैंड की काफी कुछ चीजें मुझे पता हैं।
लेकिन मेरे पता होने से कोई अर्थ नहीं है। आप बाल साहित्य में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी नीदरलैंड्स की लोक कथाएं पर शायद आपका काम चल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नीदरलैंड में बच्चों के का और पेरेंट्स का बाल साहित्य में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? ऋतु जी। आदरणीय धन्यवाद। आपने एक बहुत सार्थक प्रश्न किया, क्योंकि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर बाल साहित्य की शुरुआत बच्चों से ही हुई थी। पत्रिका बच्चों के ही द्वारा लिखी गई और बच्चों के द्वारा प्रकाशित की गई थी वो, क्योंकि किस्से कहानियों का यहाँ पर बहुत चलन है। तो बहुत साल पहले 17वीं शताब्दी में सोचिए, किस्से कहानियों को बच्चों ने एकत्रित किया कविता के रूप में, और उसको 5 बच्चों ने मिलकर एक किताब लिखी, और उस समय हस्तलिखित थी वो, तो बांटा गया। जब बांटा गया उस किताब को, तो वो किताब बहुत चर्चित हुई, और उसके बाद उस किताब के 16 संस्करण आए। तो तब से बात शुरू हुई बाल साहित्य की। तो यहाँ पे जैसे हमारे भारत में भी पहले परंपरा होती थी कि बच्चे छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे, दादी के साथ सोते थे, दादा के पास बैठते थे, तो दादा अपने साथ चौपाल ले जाते थे जहाँ कहानियां सुनाते थे। दादी सुलाते समय चंदा तारों की कहानियां या भगवान की कहानियां, दंत कथाएं सुनाती थी। यहाँ पर अभी ये है कि बच्चे, माँ बाप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि बच्चे क्रैश में ना जाएं, वो ना पले बड़े, दादा दादी या नाना नानी। तो ये यहाँ पे जो किस्से कहानियों बाल साहित्य का है, ये यहाँ पर है। और जैसा आपने कहा था कि बाल साहित्य की नीतियां भारत में नहीं है, यहाँ पर बाल साहित्य की नीतियां हैं। मैं आपको कुछ पुस्तक दिखाती हूँ, देखिए। ये पुस्तक है बोबी। ये बच्चा पढ़ नहीं सकता। बहुत सुंदर। इसको बच्चा 2 साल तक के बच्चे के लिए, कि वो बच्चा, ये वर्कबुक टाइप है ना? नहीं है, कहानी है। छोटे छोटे, जैसे ये सीहोन है, ये नाइंच है, खरगोश है, इस टाइप की वर्कबुक नहीं है। बच्चों को पहचानने के लिए है। इसमें स्टिकर लगे हैं, तो बच्चा जहां देखेगा, ये स्टिकर है, और बच्चे को ये स्टिकर जो है प्लग करने हैं। बच्चा यहाँ ऐसे कहानी बन रही है, ये शिकारी है, शिकारी के जाल में कौन फंसेगा? शेर। तो वो पीछे से स्टिकर निकालेगा और यहाँ प्लग लगा देगा। अक्षर ज्ञान नहीं है, तस्वीरों से उनको अक्षर ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ के समूह है, जैसे पांचक्षर का क्लब है, उनकी अपनी पुस्तक निकलती है। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पेरेंट्स जो है इसका अपॉइंटमेंट लेते हैं साल भर का, और जो लोग इसको साल भर के लिए जितने भी है, वो उनमें कंसेशन होती है। ये देखिए क्योंकि छोटा बच्चा प्रश्न आ रहा है आपसे बात करते करते, ये जो इस पूरी डिस्कशन, फार्म हाउस है, ये सब्जियां होती है फार्म हाउस में। जी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फर्स्ट में आ गया, तो वो फर्स्ट सेकंड में आ गया, तो वो पढ़ सकता है। इस टाइप की पुस्तकें। और जो मैंने किया था बाल उपन्यास का हिंदी अनुवाद जानवरों का दुश्मन,
मशहूर बाल साहित्यकार हैं यहाँ के। ये उनका है डच में, जिसको मैंने हिंदी में किया, और दूसरा वर्जन छपा जो बच्चे हिंदी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। इसका दूसरा वर्जन आया, एक पेज हिंदी में और एक वर्जन। ये 10 से 12 साल तक के बच्चों की पुस्तक है, इस पर लिखा भी हुआ है। और ये नीदरलैंड की लोक कथा है, जैसा अभी आपने चर्चा भी की। तो बनाई गई है कि आप किस स्तर के लोगों के बच्चों के लिए लिख रहे हैं। आपको वो यहाँ पर इंगित करना होता है कि आपने जो पुस्तक कविता लिखी वो किस उम्र वर्ग के पास जाती है, को देखते हैं कि क्या सही में ये इस वर्ग के बच्चों के लिए है या दूसरे आयु वर्ग के बच्चों। तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान बने हैं, कॉपीराइट बने हैं। अगर प्रकाशक आपकी पुस्तक छापता है तो वो आपको रॉयल्टी है, और प्रकाशकों को बहुत जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता यहाँ पुस्तक प्रकाशित करने के लिए। उनका बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो ईमानदार रहे हैं लेखकों के प्रति या नहीं। तो ये सब यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बहुत देखा जाता है। और हम लोगों की आदत है कि हम लोग वीकेंड में लाइब्रेरी जाते हैं। जो नए बाल साहित्यकार होते हैं वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलने आते हैं। पिता या पुस्तक या कहानी पढ़कर बच्चों को खुद सुनाते हैं। रितु जी ने लाइब्रेरी है। एक प्रश्न आया दिमाग में, वो ये कि जो पूरी डिस्कशन में मिस हुआ, मुझसे भी मिस हुआ, पहली गलती मेरी थी। और हमारे यहाँ एडिटर नहीं है, सब्जेक्ट एडिटर नहीं है, बड़े दुख के साथ कहता हूँ, कॉपी एडिटर है। अब ऐसे कॉपी एडिटर जब किसी बाल साहित्य में बैठेंगे तो वो बंटाधार करके ही दम लेंगे। विदेशों में जो है सब्जेक्ट एडिटर होता है। आपके नीदरलैंड्स में जम के मैंने सारी लगभग पूरे पब्लिशिंग इंडस्ट्री को मैंने जिया है, उनसे बातें की, उनसे संवाद किए, और विकसित देशों से भी। तो मेन मुद्दा जो आया वो ये आया कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट एडिटर नहीं है, केवल कॉपी एडिटर है। कॉपी एडिटर का काम होता है सिर्फ कि ये ग्रामेटिकली सही है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ठीक है, दैट्स ऑल। उसे लैंग्वेज से बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा क्या नहीं बेहतर होगा कोई लेना देना नहीं। नतीजा ये होता है कि हमारे लेखक बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन पुअर एडिटिंग के कारण वो ना तो विश्व में जा सकती है विश्व पटल पे, और ना ही इधर आ सकती है। वो कहावत है, मैं बिरहन ऐसी जली कोयला भई न राख। तो हमारे यहाँ पुस्तक नीति भी नहीं है, जैसा अभी आपने बताया। मुझे मालूम था, मुझे रितु नंदन जी से कहलवाना था कि पब्लिशर का रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो कितना एप्रोप्रिएट है। और यहाँ तो कुकुर मुत्ता है, हर तीसरा आदमी पब्लिशर बन जाता है, हर दूसरा आदमी लेखक बन जाता है। तो ये इस चीज की बात है। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल अप्रोच की हमारे यहाँ जरूरत है। कंटेंट मैं कहता हूँ विश्व में सबसे बेहतरीन है। बस मैं यही विराम देता हूँ। आपको माफी चाहता हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट किया, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। और वीना जी से बहुत अच्छा लगा बात करके, अध्यक्ष महोदय से, गरुड़ जी से, सुनीता जी से विशेष रूप से अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर बात कही, व्यवहारिक बात कही। और ये बच्चा था जो जर्नलिस्ट, इसने बहुत बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद सर। आपने बहुत सही कहा कि पुस्तकें भी हमारे यहाँ नहीं है। अभी मैंने जो फरीद सर को बोला, वास्तव की बुक है, इसको हिंदी साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य के लिए 21,000 का पुरस्कार प्रदान करने का घोषणा की है। और अभी जो हाल में नीलू गुप्ता कैलिफोर्निया में थी, उनकी ये अमृत कलश पुस्तक है। इस अमृत कलश पुस्तक को एक स्कूल जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर का,
उसने बोला है कि मुझे इसकी 1000 प्रतियां आप उपहार में दीजिए और हम पूरा पेमेंट करेंगे। तो ये साहित्यकार हैं जो रह रहे हैं विदेशों में, पर वो हमारे देश में भी कहते हैं कि परदेशी जो हैं भली है, पर है तो प्रवासी साहित्यकार। अगर हम साहित्य का बाल साहित्य का सृजन करें तो बच्चों के लिए नहीं, जो शैक्षणिक संस्थाएं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। आपने जो प्रकाशक की बात बताई वो काफी बहुत मतलब बिंदुवार है और चिंतनीय है, और उसके बारे में मंथन होना चाहिए। मैम दूरदर्शन पे भी कोशिश की बड़ी बड़ी हस्तियों को पकड़ने की, लेकिन जब मैंने उन्हें प्रश्न दिए तो वो कहते नहीं शर्मा जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। जब मैंने मैगजीन के लिए, एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन 3 दिन लेट हुई, सोचिएगा कि पाक्षिक मैगजीन 3 दिन लेट हो जाए, और पुस्तक नीति और इन्हीं सब के बारे में बातचीत थी। तो ठीक है, जो ईश्वर कराए बहुत बेहतरीन है। और अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार, उन्होंने समय दिया पूरी लोकतांत्रिक अंदाज में, और ऋतुनंदन पांडे जी का सबसे, क्योंकि उन्होंने हम सबको जोड़ के रखा। ईश्वर हमारी इसी चीजों को बढ़ाए और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, वैल्यू एडिशन कर पाए। आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज महोदय, आदरणीय सूर्यकांत शर्मा जी, आपका, आदरणीय डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी, आपका और आदरणीय मीना आभार कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार सुझाव आपने हम और दर्शकों के समक्ष रखे हैं। मुझे लगता है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जरूर ही हमारे जो शोधकर्ता लोग हैं, साहित्य में जो शोध कर रहे हैं, हमारा ये अच्छा कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक रहेगा। हमारे आज के आभासी पटल से जुड़े सभी प्रबुद्धजनों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी प्रतिक्रियाओं से अमल बढ़ाते रहे। अगले माह हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप ये विषय हमको दे सकते हैं, हम उस पर कार्यक्रम करेंगे। ठीक है जी, आप सबका बहुत आभार। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कथा कहानी को लेकर व्यवहारिक नहीं रहे, बताया तो हमें कुछ तो मतलब उसमें नमी करनी पड़ेगा। शुक्रिया, मैंने बीच में आप लोगों जी बिल्कुल। तो शुभ रात्रि कहें आप सबको।